हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है सत्ता की साझेदारी को हम लोग देख रहे थे और बेल्जियम और जो है नेपाल की जो हम कंडीशन है उसको पूरा पढ़ चुके थे, देख चुके थे। साथ ही बनावट, जाति संरचना, स्ट्रक्चर, कितने बच्चों ने उसको देख लिया और पढ़ लिया था? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी आई हो किसी बच्चे की, चैप्टर से संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, एक बार देख लीजिए ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। देख चुके हैं इतना? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति को बढ़ा कि कैसे बेल्जियम निकला और कैसे श्रीलंका ने अपने आप को निकालने का प्रयास किया। दोनों को एग्जाम्पल को बड़े पास से हमने देखा और महसूस किया कि आखिर में ये कैसे हुआ। क्लियर है? ये सब देख लिया, इन सब पर हमने बात की। ठीक, श्रीलंका में दो समुदाय के बीच परस्पर अविश्वास के लेकर बड़े टकराव के रूप में लिया, जिसे हमने गृह युद्ध में आपका परिमाणित हुआ। क्या देखना था? एक गृह युद्ध के विषय में था। परिमाण स्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके थे और परिवार मुल्क से भागकर शरणार्थी बन रहे थे। कुछ लोग आपका भाग गए, कुछ लोग माइग्रेट कर गए। ठीक, इससे भी कई लोग ज्यादा रोजी रोटी चौपट हो गई। 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्री के पहले में पढ़ा है कि क्षेत्र में देशों की आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफी परेशानी पैदा हुई और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। ये तो बहुत लंबा चला, ठीक है, ये बहुत लंबा चला और भारत का इसमें एक बड़ा लॉस भी हुआ था उस जमाने में। कि आप जानते हैं राजीव गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी, वो आपका श्रीलंका के जो कुछ आपका एंटी टेररिस्ट जो आपके ग्रुप थे उन लोगों लिट्टे वगैरह, उनका कुछ हाथ वगैरह हमें देखने को मिलता है। अब नेपाल को हमने पढ़ लिया कि नेपाल में कैसे गृह युद्ध हुआ, कैसे वॉर चली, कैसे बहुत लंबे समय ट्रेवल करने के बाद फाइनली जो है 2009 में वहां का कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हुआ। आपने देखा कि वहां बड़ा संघर्ष भरा रहा। लेकिन ऐसा ही हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे बेल्जियम का, और बेल्जियम की समझदारी देखी। क्या बेल्जियम ने भी इस तरह के संघर्ष की? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1790 और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। कितनी बड़ी बात है, किसी व्यक्ति को ये एहसास ना हो कि मैं है का बेगाना हूं, मैं देश का नहीं हूं, मेरा कोई इसमें कोई योगदान नहीं है या मुझे वो महत्व नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात ना हो। क्लियर है? तो ये चीज की गई 1790 से लेकर 1793 के बीच। बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रहें। बात क्या की गई? सभी मिलजुल कर इसमें रहें। उन्हें इसके लिए जो व्यवस्था की गई थी वह बहुत कल्पनाशील थी। ऐसी व्यवस्था जैसी इसने की है, काश अगर आपका श्रीलंका ने की होती तब कैसे होता। क्लियर है? यानी कि उसकी कल्पना में क्या था कि लोग अपने आप को बेगानापन ना करें, ऐसे ना समझे कि वो उसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने कोशिश की। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। कह रहे और भी देश थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। किसने किया? केवल ये सारी चीज इन्होंने की। कई देश ऐसे नहीं कर पाए। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए बॉक्स में देखें, कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यार कुछ बातें ऐसी हैं। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार ने डच और फ्रांसीसी भाषा के मंत्रियों की संख्या समान रहे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब
दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, यानी कि तभी बनेगा जब दोनों भाषा के जो सांसद हैं उनका पक्ष लग जाए, उसी बहुमत के आधार पर ये चीजें आपके निर्णय होंगी। इस प्रकार एक समुदाय ने एक तरफा फैसला नहीं करेंगे, यानी कि एक तरफा फैसला आपका नहीं है। दोनों पक्षों की बराबर बात सुनी जाएगी, दोनों पक्षों को बराबर वैल्यू दी जाएगी, उसी के आधार पर होगा। केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों केंद्रीय सरकार और सुपुर्द कर दी गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग ही सरकार है ब्रुसेल्स में, और इसे 2 समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस स्वीकार किया है, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग बराबरी का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका करते हैं, और यही वजह कि वहां के कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा हवा नहीं लगी, वो जल्दी आपका सिमट गया। क्लियर है? देखिए, केंद्र व राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तरीका सरकार का भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहते हैं कि जहां भी रहें, इस समुदाय के सरकार को इस सरकार की संस्कृति और शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। ऐसा है, उनको ये सारे चीजों पर, ये सारे फैसले लेने का अधिकार क्या है, उनको सुनिश्चित किया गया। आपको बेल्जियम मॉडल के कुछ जटिलता लगती है। निश्चित तौर पर यह एक जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लगा है। जो गृह युद्ध है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी जाति को लेकर, किसी भाषा, किसी बोली, किसी धर्म, किसी क्षेत्र को लेकर जो चीजें गर्म होती हैं, जो हिंसात्मक मुद्दे उठते हैं, वो उठने नहीं चाहिए। ठीक, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। एक यूरोपीय देश के साथ मिल जाता और संघ का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स का मुख्यालय, फैसला लिया, ब्रुसेल्स को मुख्यालय बनाया गया और उन्होंने निश्चित कर लिया कि जो हमारा मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, ब्रुसेल्स होगा। ठीक, कितनी अच्छी बात है। ये है उनका मुख्यालय। बेल्जियम का ब्रुसेल्स में मुख्यालय। यूरोपीय संसद को आप देख सकते हैं, वहां की पार्लियामेंट है, यहाँ की ब्रुसेल्स। क्लियर है? बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों की कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की समझदारी के सवाल में अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगता है कि समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करना ही देश की एकता की भावना है, कि अगर आप क्षेत्रीय आदर करते हैं, क्षेत्रों का विचार करते हैं, ये सबसे बड़ा आदर, सम्मान और भाव है, और यही उन्होंने किया। क्लियर है? इस एहसास के चलते दोनों सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। यह पता चला है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों प्रभुत्व कायम करने और सत्ता को उनकी हिस्सेदारी न बनने का फैसला लेते हैं तो देश में एकता ही की संकट पर पड़ सकती है। कैसा हो सकता है? देश में कोई संकट या किसी चीज को लेकर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि भैया आप कह रहे हैं सत्ता है तो उसमें साझेदारी ही जरूरी ही क्यों है? ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव और आदेश कम हो जाता है। जो टकराव है वो कम हो जाएगा, जो अंदेशा है वो कम हो जाता है। ठीक,
क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। इसलिए सत्ता हिंसा देने की राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को सब पर थोप दोगे तो हो सकता है उस समय के लिए तत्कालीन तौर पर आपको लगे कि प्रॉफिट है, ये चीजें सही हो रही हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो चीजें हमको नहीं दिखती हैं, वो लाभकारी रूप में हमको नहीं चमकती और आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकती है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशान नहीं पैदा करता, अक्सर बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। यानी जो बर्बादी है उसी का फैक्टर तो है, ये बन जाता है। एक सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वहां की बात है कि जहां ज्यादा गहरी है। सत्ता की समझदारी वहां दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटने के जाए ये लोग ढेर सारे रहेंगे। इसलिए वैध सरकार वहीं की है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहें। कैसे हैं? समूह शासन व्यवस्था से अगर ये जुड़े रहें तो ही कह सकते हैं कि भैया सब कुछ जरूरी है, ये सब कुछ बराबर का है। ये हमको देखना है। क्लियर है क्यों जरूरी है? दोनों तर्कों में से एक ही युक्तिपरक है और दूसरा नैतिक तर्क लग सकते हैं। युक्तिपरक और समझदारी का तर्क लाभ परिमाण को पर जोर देता है। जो भी हमारे युक्तिपरक और समझदारी के जो तर्क हैं वो सब उन पर जोर देते हैं और अभूतपूर्व महत्व को बताते हैं कि हमारे लिए इनका महत्व कैसे है और क्या चीजें ये सुनिश्चित करते हैं और किस प्रकार का महत्व बन जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटे बेल्जियम के इलाके में एक डच स्कूल में पढ़ती है, फ्रेंच बोलती है। उसकी आधी उसकी अनेक स्कूली चाहते हैं कि वह फ्रेंच में पढ़ाई हो। सेवी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के स्कूल में पढ़ती है और वहाँ उसके स्कूल में दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता का माध्यम तमिल ही रखना चाहिए। तो बहुत बार भाषा शिक्षा के माध्यम में रोड़ा भी आ सकती है। चलिए फिलहाल हमारा नहीं है। अच्छा, युक्ति परक का मतलब क्या है? लाभ हानि को सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। आप लॉस प्रॉफिट के दोनों एंगल को चेक करके फिर कोई फैसला लेते हैं। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित है और अक्सर इसके लिए उनको आपका उलट होता है। चलिए, खलील की उलझन। आप ही की तरह एक व्यक्ति है खलील, वो कुछ उलझन में है। जैसा कि होता आया है कि इस बार विक्रम रात की खामोशी में मोटरसाइकिल चलाते जा रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठ जाता है। देखिए, कहानी शुरू होती है विक्रम और बेताल से। विक्रम जो है, विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं और जो कहानी उनके परिप्रेक्ष्य में है, जो आपका उज्जैन के राजा थे वीर विक्रमादित्य। बेताल उनकी पीठ पर बैठता है और हमेशा की तरह इस बार भी सोच कर कहता है कि विक्रम को नींद ना आ जाए। बेताल उसे कहानी सुनाना शुरू किया और कहानी कुछ इस प्रकार है। बेरुत शहर में खलील नामक एक आदमी रहता है। बेरुत, वो आप देखिए किसका कंट्री है, कहाँ का शहर है। बेरुत ढूंढिए, गूगल करिए। एक आदमी रहता है, उसके माता पिता अलग समुदाय के थे। इसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स। एक आपके प्रोटेस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स। माँ सुन्नी मुसलमान थी। माँ के पक्ष से वो कैसा था? सुन्नी। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं। कह रहे जो मॉडर्न सिटी है, माँ बाप किसी और का मतलब समुदाय के हो और माँ किसी, फादर किसी का, तो कोई नॉट अ बिग डील। ठीक है, यह कोई अनोखी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं
और राजधानी बेरूत में बसे। तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, ध्यान दीजिए, लेबनान की कैपिटल है, राजधानी है बेरूत। मेल झोल होता है पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। अगर आपस में मेल झोल भी है लेकिन गृह युद्ध होता है तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। खलील एक ऐसा बच्चा, खलील का एक चाचा है, ऐसी लड़ाई में मारा गया था। खलील का एक चाचा है, वो क्या किया गया था, ऐसी ही किसी जो गृह युद्ध होते हैं भाषाओं को लेकर, क्षेत्रीय विवाद को लेकर, धार्मिक संप्रदाय जो देश के अंदर झगड़े दंगे होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं गृह युद्ध। तो उन्हीं का चाचा एक मारा गया था। अब मुझे बताइए बेताल की कहानी कितने बच्चों ने पढ़ी है? विक्रम बेताल वाली। तो बेरूत शहर की कैपिटल, बेरूत को देखा कि लेबनान की कैपिटल। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच का अंतर को पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ लिया। अब बेरूत शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।